इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद अचानक बिजनेस में कैसे डाइवर्ट हुए? क्या होता था कि जॉब में ट्रांसफरेबल बहुत ज़्यादा होता था, कभी एमपी में है, कभी महाराष्ट्र चले गए, कभी दूसरे स्टेट में चले गए, तो उस कारण से एक स्टेबिलिटी जो फैमिली को लेकर थी वो नहीं आ पा रही थी। इतना डेटा का यूज कैसे करना, और अब तो ऐसा हो गया कि आपका सब रेडी पूरा सेटअप है, आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। जोशी जी, इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। जैसे अगर आपने देखा होगी, पुराने ज़माने में बोलते थे कि किसी का वैल्यूएशन होता था किसी कंपनी का, तो वैल्यूएशन में बात करते थे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मशीन्स है, कितनी फैक्ट्री है, इन सब चीज़ों पे वैल्यूएशन होता था। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस आप दे रहे हैं, पर चूंकि प्रोडक्शन आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं क्वालिटी के लिए? देखिए सर, हमने उसके लिए जो है हमारी क्वालिटी की टीम है और हमने हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड जो है तय किया हुआ है, मानक तय किया हुआ है कि अगर हम केबल बनाना है तो उस स्टैंडर्ड की हम पीवीसी यूज़ करेंगे, उसमें हम ये गेज का वायर यूज़ करेंगे। डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है उसका हमने स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। आप जो है बिजनेस कैसे करें, बिजनेस को कैसे आसान करें, कैसे समय बचाएं, इसके सेमिनार्स लेते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जब मैं जॉब में भी था तो मैंने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में बहुत क्लोजली काम किया। इवन अभी भी जब मैं मेरे बिज़नेस में है तो डेफिनेटली मेरा बिज़नेस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होता है। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली, मतलब हर कैटेगरी के, मतलब चाहे वो टेलीकॉम हो, आईटी हो, पंप्स हो, मोटर्स हो, पाइप्स हो, तो सभी डीलर्स रिटेलर का एक ही प्रॉब्लम होता है, कहना अरे सर बिज़नेस नहीं है और ऐसा हो गया, कस्टमर नहीं आ रहा है। नमस्कार मित्रों, इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड विगत कुछ महीनों से पॉडकास्ट जो है शूट कर रहा है। तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि हम जो 25 साल से हमने इतने सारे 8 राज्यों के व्यापारियों को, अपने कृषि संबंधित, इरिगेशन से संबंधित व्यापारियों को जो जोड़ा है, तो उनके लिए हम कुछ ऐसा करें कि जिससे उनको उनके व्यापार के लिए कुछ लाभ मिले। और पॉडकास्ट का उद्देश्य यही था हमारा, और यही है कि जो गुणीजन है अपने क्षेत्र के, उनके विचार जाने हम सब, उनसे कुछ आइडियाज़ लें कि बिज़नेस में नया क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो आज लकीली हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, जो कॉर्पोरेट लेवल में बड़े पद पर काम कर चुकी है, अब बिज़नेस कर रही है, और बिज़नेस के साथ में ऑथर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, और बिज़नेस में टेक्नो वर्क कैसे करता है उस पर भी सेमिनार्स करते हैं। तो आज हमारे बीच में मल्टी टैलेंटेड श्री शरद जैन जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जोशी जी, आपने जो अपने प्लेटफॉर्म पे जो मेरे को मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। नहीं सर, एक्चुअल में तो मौका आपने हमको दिया क्योंकि आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार है और हम चाहते हैं कि वो ज्ञान सब तक पहुँचे। तो चूँकि आपको हम सब तो अच्छे से जानते हैं, पर आज ये अपना कार्यक्रम एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कम से कम 8 से 10 हज़ार व्यापारी देखते हैं। तो कृपया अपना परिचय दीजिए कि आपका बारे में थोड़ा बताइए। जोशी जी, मेरा नाम शरद जैन है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं, और मेरे फादर जो हैं गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं। तो मैंने मेरी पढ़ाई जो है मध्य प्रदेश के डिफरेंट पार्ट से, छोटे छोटे एरिया से की है, और मैंने फाइनली मेरा एमबीए पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद मैंने करीब 16-17 साल कॉर्पोरेट जॉब किया है, जिसमें मैंने आइडिया, रिलायंस, ग्लोबल टेली, काफ़ी कंपनियों में काम किया है। और अभी जो है मैं 2017-18 में मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तो अभी मैं वो बिज़नेस देख रहा हूँ और उसको ग्रो कर रहा हूँ बिज़नेस को बेसिकली। तो सर, जो आपने जॉब किया तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होता था? मतलब मार्केटिंग में ही थे या और कोई? मैं जॉब किया है। जॉब मैंने जो है स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल जो बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके मैं पूरा जो है एंटायर एमपी देखा है मैंने। तो मैंने सभी लेवल के जॉब किए हैं, जिसमें मतलब सेल्स भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और जो है पूरी टीम हैंडलिंग है। तो मैंने सभी लेवल के जॉब्स किए हैं बेसिकली। तो एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है ओवरऑल मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट का भी और सेल्स का भी, ऑपरेशन का भी। तो एक प्रश्न अपने आप से ऐसा निकलता है कि जैसे आप इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद अचानक बिजनेस में कैसे डाइवर्ट हुए? जोशी जी, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जब मैं लास्ट मेरा जो असाइनमेंट था वो इंदौर में था, और बेसिकली मेरी फैमिली फ्रॉम 25-30 साल से इंदौर में ही है। और उस समय मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था, कॉलेज स्कूल में 9th-10th में पढ़ता था। तो क्या होता था कि जॉब में ट्रांसफरेबल बहुत ज़्यादा होता था, कभी एमपी में है, कभी महाराष्ट्र चले गए, कभी दूसरे स्टेट में चले गए।
तो उस कारण से एक स्टेबिलिटी जो फैमिली को लेकर थी वो नहीं आ पा रही थी बेसिकली। ठीक है, सब कुछ अच्छा था, पैसा था, सब कुछ था। तो फिर फाइनली जब मैं इंदौर में था, मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ, मेरे फैमिली वालों ने बोला कि भैया आप बाहर क्यों जा रहे हो, इंदौर में हो तो इंदौर में भी रहो। तो मेरा भी प्लान बना कि नहीं ठीक है, ऑलरेडी बिजनेस है फैमिली, तो फिर मैंने उसको सोचते हुए फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया बेसिक। और जैसे अब आप इस बिज़नेस में आए जी। और पहले जो आपने काम किया वो सब कॉर्पोरेट लेवल की कंपनियां थी, खासकर जैसे जिन कंपनीज़ के आपने नाम लिए, और वो प्रोडक्ट भी थोड़े सब हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट्स थे वो, और एकदम से एग्रीकल्चर लाइन में जहाँ बिल्कुल सबसे आखिरी व्यक्ति जो है, किसान जो है, वो गांव का, कम पढ़ा लिखा, उनका प्रोडक्ट बेचना और ये बेचना, तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए जोशी, प्रोडक्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बेसिकली आप किस तरह से उसको सेल करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, डेफिनेटली जब इनिशियली आया था तो मैंने सोचा कि ये मतलब जो है दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, चैलेंजेस थे। लेकिन देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं यार, इसको कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत सारे गैप्स देखे एज ए कॉर्पोरेट की। भाई ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर या तो बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां हैं, बीच का एक लेवल जहां पर है वो बहुत मिसिंग है, या तो प्राइसिंग बहुत हायर साइड में है या लोअर साइड में है। बीच का सेगमेंट में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और फिर मैंने डिसाइड किया कि इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें फिर मैंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए, अपनी ब्रांड्स भी लेके आ रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया को आप बोलते हैं कि एग्रीकल्चर प्रधान देश है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अभी इसी बिज़नेस को एज ए प्रोफेशनली हम इसको ग्रो करते हैं। मुझे याद है मैं 3-4 साल पहले या 4-5 साल पहले जब आपसे पहली बार मिला था, तो मैंने पहली बार एक शख्स देखा अपनी लाइन के अंदर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में, मतलब जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने पहली बार देखा कि इतना मतलब डेटा का यूज़ कैसे करना, कंप्यूटर का यूज़, मतलब जो आपके पास मैंने देखा कि कोई एक कार्ड भी लड़के ने यदि मान लो भीकन गांव में भी है और उसको इंस्ट्रक्शन है कि आपको तुरंत वो फ़ोटो भेजेगा, और अब तो ऐसा हो गया कि आपका सब रेडी पूरा सेटअप है, आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये कैसे करते हैं थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनको भी जानकारी मिले। जोशी जी, इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। जैसे अगर आपने देखा होगी, पुराने ज़माने में बोलते थे कि किसी का वैल्यूएशन होता था किसी कंपनी का, तो वैल्यूएशन में बात करते थे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मशीन्स है, कितनी फैक्ट्री है, इन सब चीज़ों पे वैल्यूएशन होता था। लेकिन जो करंट सिनेरियो है वो पिछले 10, 12, 15 सालों में काफ़ी चेंजेस हुआ है। अब जैसे आप अमेज़ॉन की बात करें, या आप ओयो की बात करें, या आप ओला की बात करें, ये कंपनियां हैं, इनके पास खुद का कोई सेटअप नहीं है, लेकिन इनके पास केवल डेटा है। आज ये डेटा के कारण कंपनियों की वैल्यूएशन लाखों करोड़ रुपए है। तो डेटा आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है, अगर आपके पास डेटा है, तो आप अपने कस्टमर तक, अपने डीलर तक कहीं से भी पहुंच सकते हैं और आप बिज़नेस ड्राइव कर सकते हैं। तो डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज कोई भी कॉर्पोरेट है वो डेटा पे ही काम करता है। वो कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का परचेजिंग, कस्टमर का एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें डेटा से ही आती है। अब जो गूगल है, हो सकता है आपको भी आपके बारे में जितना नहीं पता उतना गूगल को आपसे ज़्यादा पता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का बिज़नेस आप बड़ा कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। बहुत मतलब अनमोल जानकारी दी आपने, और ये हमारे लिए एक्चुअल में ये बहुत क्या बोलते हैं ना कि हम थैंकफुल हैं। अगर आप बताएंगे डेटा के बारे में तो लोगों को इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की अहमियत समझ में आएगी। हाँ, डेफिनेटली, मतलब इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड भी डेटा पे ही काम करता है। उनके पास भी जो है पूरा 3-4 स्टेट, 5 स्टेट का पूरा डेटा है, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। वो भी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड भी काफ़ी सपोर्ट करता है अपने डीलर्स को, चैनल पार्टनर्स को, क्योंकि पहले ये समस्या थी कि डीलर को लगता था कि माल कहाँ से खरीदे, किससे मिले, किससे बात करें। लेकिन इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड ने काफ़ी ईजी कर दिया कि उनके पास सारे के सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स, कंपनी के नंबर्स अवेलेबल हैं, जिससे अगर उनको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड ने। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से मतलब टूर काफ़ी हो रहा है मेरे, क्योंकि नई किताब आने वाली है। तो एक ब्रांड मैंने हर जगह देखा, और उसमें हमारे इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के व्हाट्सअप का बड़ा वो था, लेकिन आपका प्रोडक्ट का भी था कि ज़ेपकॉन। तो मैं बड़ा फ़ख्र से कि हमारे शरद भैया हैं, उनका ब्रांड है। तो ज़ेपकॉन को आपने क्या स्ट्रेटजी से प्लान किया कि देखते देखते 2 सालों में मैं देखता हूँ कि हर गांव, छोटे छोटे गांव में लोग ज़ेपकॉन को जानते तो हैं। तो अभी ज़ेपकॉन में आप क्या कर रहे हैं, और कौन कौन से, मतलब ज़ेपकॉन केबल मेनली है, तो केबल के बारे में थोड़ा बताइए, और भी क्या है ज़ेपकॉन का? जोशी जी, इसमें केवल केबल नहीं है। ज़ेपकॉन एक ब्रांड है जो हम अभी इनिशियल लेवल पे हमने उसमें केबल्स लॉन्च किए थे। अभी हमने इस साल पाइप्स भी लॉन्च किए हैं।
और हम आगे आने वाले समय में इसमें जो है पंप्स की कैटेगरी भी, पूरी इलेक्ट्रिक आइटम्स भी पूरे लॉन्च करेंगे। तो ज़ेप्कॉन एक, क्योंकि हमने जब मार्केट में जब गए, हमने देखा तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो अगर ब्रांडेड कंपनी थी तो उनका प्राइसिंग बहुत महंगा था और उनका जो है अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, और एक तरफ बहुत लोकल ब्रांड थी जहाँ पर ना क्वालिटी थी और प्राइजेस वगैरह भी बहुत लोअर साइड में थे। तो एक मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था, जो एक मीडियम लेवल की कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं थी मार्केट के अंदर। तो हमने उस गैप को आइडेंटिफाई किया और हम उस गैप में जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट देती हैं, जो क्वालिटी देती हैं, उस क्वालिटी में हम एक बेटर प्राइसिंग में हमने प्रोडक्ट अवेलेबल कराया है। अभी हम उसमें ज़ेप्कॉन की बात करें तो अभी हमने ऑलरेडी हाउस वायर हमने उसमें लॉन्च कर दिया है, समर्सिबल केबल हमारी आती है, एल्यूमिनियम वायर हमारा आता है। अभी हमने रिसेंटली गार्डन पाइप लॉन्च किया है, एचडीपी पाइप लॉन्च किया है, और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपके मोटर, पंप्स, पाइप्स, केबल्स, वायर से रिलेटेड, इवन इलेक्ट्रिकल आइटम से रिलेटेड आपको सारे प्रोडक्ट्स ज़ेप्कॉन के आएंगे। और ज़ेप्कॉन जो है, हम लोग बहुत क्वालिटी पे बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, और जहाँ से भी मतलब अभी हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्वालिटी का इम्पोर्टेंस है। हमने ऑलरेडी अपनी क्वालिटी कंट्रोल टीम बिठाई हुई है, जहाँ मतलब जो है जिसके लिए कि किसी भी तरह का क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, और हम अच्छी क्वालिटी एक मतलब रिजनेबल रेट में हमारे डीलर्स को और कस्टमर्स को अवेलेबल करा सके, वो हमारा मोटो है। और अभी हम इसको एमपी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर प्लान है आगे आने वाले समय में इसको एक्सपेंशन करके पैन इंडिया को लेके जाना है इस ब्रांड को। यानी मैं आसान भाषा में कहूँ तो आपने ज़ेप्कॉन इन्हें ज़ूडियो बनाया है, जैसे ज़ूडियो ब्रांड है कि एक मिडिल क्लास के लिए ब्रांड आया था कि एकदम आदमी ऊपर बहुत बड़े उसमें भी नहीं जाए और मिड और एकदम राजवाड़े पे भी नहीं जाए। एक मॉल भी है, उसका जो क्वालिटी वाइज भी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी और रेट भी मिडिल क्लास के लायक मिलेगी। Yes, correct. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लाइन में आप एक ज़ूडियो खड़ा कर रहे हैं ज़ेप्कॉन के नाम से। यस, डेफिनेटली, मतलब एक जो गैप है उस गैप को फिल कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो उसको ऐसे देख सकते हैं आप उसको। तो सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे क्वालिटी एश्योरेंस आप दे रहे हैं, पर चूंकि प्रोडक्शन आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं क्वालिटी के लिए? देखिए सर, हमने उसके लिए जो है हमारी क्वालिटी की टीम है, और हमने हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड जो है तय किया हुआ है, मानक तय किया हुआ है कि अगर हम केबल बनाना है तो उस स्टैंडर्ड की हम पीवीसी यूज़ करेंगे, उसमें हम ये गेज का वायर यूज़ करेंगे, इस पर्टिकुलर साइज़ का हम जो है मतलब डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है उसका हमने स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं कि भाई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ आता है, जब मटेरियल बन के निकलता है तो उसका क्वालिटी चेक होता है। अगर उसमें कोई भी चीज़ कम पाई जाती है तो उसको हम उस लॉट को इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्वालिटी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी हमारा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके अंदर। जैसे क्वालिटी तो आप एश्योरेंस लेते हैं, लेकिन इतने सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे पाइप अलग चीज़ हो गई, पंप अलग हो गया, केबल अलग हो गया, शायद स्टार्टर पैनल भी कर रहे होंगे आप, तो इन सब के फिर एक्सपर्ट्स लगते होंगे। देखिए जोशी जी, मैं चाहता तो सारे प्रोडक्ट एक साथ ही लॉन्च कर सकता था, लेकिन अगर आपने देखा हो, मैंने पहले 1 साल केबल ही लॉन्च किया, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि पहले हम उसको एक अप टू जो एक्सट्रा जो हम जिस लेवल पे चाहते थे उस लेवल पे जो हमारी क्वालिटी है वो मार्केट में जाए। जब हम उसमें 100% एश्योर हो गए तभी हमने रिसेंटली पाइप लॉन्च किए हैं। अभी हमने ऐसा नहीं, अगर हम चाहते, अगर ऐसा कुछ हम क्वालिटी को लेके सभी चीज़ें होती नहीं होता तो हम सारे प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि उसमें फिर हमको फिर पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है। पहले हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को 100% टेस्ट कर रहे हैं। जब हमको इसके अलावा हम डीलर से भी और रिटेलर से भी फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर से भी फीडबैक ले रहे हैं, जब हमको सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही है तब हम प्रोडक्ट को फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। उसके पहले हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे स्विच ओवर नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से हमने भी 2 साल में केवल 2 ही प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसमें भी पूरे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए। पहले हम उनकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारी पूरी टीम प्रॉपर हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, अभी नहीं है हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स। मेन मैं एक जो प्रश्न पूछना चाह रहा था कि मेरी जानकारी में है कि आप जो है बिज़नेस कैसे करें, बिज़नेस को कैसे आसान करें, कैसे समय बचाएं, इसके सेमिनार्स लेते हैं। और मुझे याद है खंडवा में आपने बाकायदा मेरे ही प्रोग्राम के अंदर आपने बोला था और सब ने पूछा था कि कैसे करते हैं, आपने सब कुछ चीज़ें बताई थी। तो चूँकि वो तो पेड रहता है वो सेमिनार्स वगैरह, पर अब आपके डीलर्स भी हैं, तो क्या डीलर्स को आप वो सब चीज़ें बताते हैं या उनको इस मामले में मतलब सजग करते हैं, एजुकेट करते हैं? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा जोशी जी, वो तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए कि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, जब मैं जॉब में भी था तो मैंने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में बहुत क्लोजली काम किया है।
इवन अभी भी जब मैं मेरे बिज़नेस में है तो डेफिनेटली मेरा बिज़नेस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होता है। तो मैंने जब ऑब्ज़र्व किया बहुत क्लोजली, मतलब हर कैटेगरी के, मतलब चाहे वो टेलीकॉम हो, आईटी हो, पंप्स हो, मोटर्स हो, पाइप्स हो, तो सभी डीलर्स रिटेलर का एक ही प्रॉब्लम होता है, कहना है अरे सर बिज़नेस नहीं है और ऐसा हो गया, कस्टमर नहीं आ रहा है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने देखा कि एक कॉमन फिनोमेना है कि सारे डीलर रिटेलर्स में, कि वो चाहते हैं कस्टमर उनके पास आए। अभी क्या है, ज़माना चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो हमने कॉर्पोरेट में काम किया, तो कॉर्पोरेट में किस तरह से चीज़ें होती है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनती है, वो चीज़ें हमको बहुत काम आई। जब हम अपने बिज़नेस में आए तो हमने देखा कि डीलर्स का क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली डीलर, अभी ज़माना चेंज हो गया, डीलर्स को के पास कस्टमर नहीं आया तो डीलर्स को कस्टमर के पास पहुँचना पड़ेगा, जो कि डीलर कर नहीं रहा है। जैसे आपने डेटा की बात की, तो डेटा डीलर के पास है नहीं है कि कौन सा कस्टमर उसने माल लिया, किसने नहीं लिया। अगर वो सब चीज़ें करेगा तो मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने उस पर एक बुक भी लिखी हुई है, अगर आप ये देखेंगे, जिसमें मैंने डीलर्स के लिए बताई हुई है 7 स्ट्रेटजीज टू डबलिंग डीलर्स एंड ट्रेडर सेल्स। ये बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। केवल छोटी छोटी चीज़ें अगर डीलर यूज़ करेगा तो अपना बिजनेस काफ़ी बढ़ा सकता है, डबल तिबल कर सकता है और कंपटीशन से आगे निकल सकता है। तो जब मैंने ये समझा तो मैं, जो मेरे ज़ेप्टोन के डीलर्स हैं, तो उनको डेफिनेटली मैं गाइडेंस देता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं जिससे आपको फ़ायदा होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो, और जिनको मैंने गाइड किया है उनके बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और वो बहुत खुश हैं कि कम से कम कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट के अलावा और भी कुछ सपोर्ट करती है बेसिकली उसमें। मैं वैसे अभी बहुत जगह देखा मैंने, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, खंडवा में, कि जो वाकई ग्रोइंग बड़ी पार्टीज़ है वो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा यूज़ कर रही है। मैं बैतूल में गया था तो विजय ट्रेडर्स करके है, तो वहाँ तो मतलब उसने बिल बना तो अपने आप उसके व्हाट्सअप डाटा उसका नंबर सेव हो जाएगा और सीधे व्हाट्सअप चले जाएगा और अपने आप फिर उस सीजन उसको व्हाट्सअप जाता रहेगा। मतलब कहने का मतलब, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग आपसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत कम लोग अभी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। वैसा इसमें जो एक छोटा सा पॉइंट है, डेफिनेटली हाँ, जो लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं वो बहुत आसानी से चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टेक्नोलॉजी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं मतलब आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सोशल मीडिया, व्हाट्सअप चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। अब उस टेक्नोलॉजी को हम अगर केवल अपना टाइम रील देखने में और उसमें ख़राब कर देंगे, उसकी जगह हम उसको बिज़नेस प्रमोशन में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी नहीं समझते, वो जो अगर कोई फ़ोन चला रहा है, मेरे नज़र में जो फ़ोन चला रहा है बंदा वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आप भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा भी यही गाइडेंस है सभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ करके ही आप बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, इसमें आपको एक पैसा खर्च नहीं करना उसके अंदर। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि टेक्नोलॉजी तो खैर का बिजनेस तो बढ़ते जा रहा है, डेटा का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, पर एग्रीकल्चर जो लाइन है अपना, आप जिस फील्ड में बेसिकली जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि थोड़े लोग थक गए। वैसा पहले ऐसा बिजनेस नहीं रहा या पहले ऐसा मार्जिन नहीं रहा। बहुत सारी शिकायतें हैं अलग अलग टाइप की, नए प्रोडक्ट की मांग करते हैं कि मुझे नया प्रोडक्ट बताओ कोई। तो आप क्या देखते हैं कि भविष्य अपने इरिगेशन लाइन के अंदर कि आने वाला समय कैसा है? सर अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये जो पार्ट है ये कभी कम नहीं होगा, ये पार्ट ग्रो होगा। एक्चुअली जो लोगों का जो धारणा वो गलत है कि बिज़नेस कम हो गया। एक्चुअली बिज़नेस कम नहीं हुआ। बिज़नेस जो है वो पहले क्या था कि भाई जो एक लोकल का डीलर था वो केवल इंदौर के एक डीलर से कनेक्ट था, उसी से माल लेता था। लेकिन अब ऑनलाइन का ज़माना है तो उसके पास 10 ऑप्शन हो गए हैं, तो वो इधर उधर जाता है, दूसरी जगह से माल लेता है। तो जो एक्चुअल जो डीलर है, जो जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उसको लगता है कि बिज़नेस कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस तो अपना इसका भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का भी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बिज़नेस बढ़ रहा है। लेकिन हमको बिज़नेस को कैसे लाना है वो हम कहीं ना कहीं जो है, पहले कम लोग हुआ करते थे, मोनोपोली हुआ करती थी, अब वो मोनोपोली ख़त्म हो रही है, कंपटीशन आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अच्छा यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो वो बिज़नेस को लेके जा रहे हैं। जो अभी भी उसी धारणा में बैठे हुए हैं कि नहीं ठीक है, कस्टमर आएगा और मैं अधिक मार्जिन में माल बेचूंगा, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं।
पहले जैसे नहीं, मैंने ये प्रश्न आपसे सिर्फ इसीलिए पूछा क्योंकि जो निगेटिविटी बाजार में हम देखते हैं जी पर उसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने बोला वाकई में ऐसा हुआ है कि एक ज़माने में इंदौर में 50 दुकानें हुआ करती थी, 100 हुई, अब आज की तारीख में 1000 लोग इंदौर में हैं। खंडवा बुरहानपुर में जैसे 10-10-12 दुकानें होती थी, अब 75-75 60-60 दुकानें हैं। तो कहीं ना कहीं वो 12 दुकानदारों का तो नुकसान हुआ ही होगा अगर 60 लोग आ गए हैं बाजार में। तो सेल तो बड़ा है लेकिन सेल 2 गुना हुआ है, मान लो बाजार का 3 गुना हुआ है, लेकिन दुकानें 6 गुना बढ़ गई है। यस डेफिनेटली, तो डेफिनेटली जो शेयर है वो तो डिवाइड होगा ना। और उसके अलावा पहले अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करूँ तो बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे। अगर मैं बात करूँ तो इंदौर में या किसी भी जगह आसपास बात करूँ तो इंदौर में मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे। आज की डेट में तो पाइप में, केबल में, छोटे छोटे जगह में सभी जगह मैन्युफैक्चरर बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली उनका भी मार्केट शेयर कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं। छोटा जो शेयर है, जो पहले शेयर एक इंदौर के पास आता था या बड़ी सिटी के पास जाता था, तो मार्केट का साइज़ ओवरऑल, हाँ कुछ जगह इम्पैक्ट आया है जहाँ पर नहरें वगैरह बन गई हैं, जो जहाँ पर पहले समरसीबल का मार्केट था उस जगह थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। अदरवाइज एज सच मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। हाँ, मार्केट डिवाइड हो गया है, मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं बिज़नेस करने के लिए, तो मार्केट का जो है स्कैटर्ड हो गया, तो बिज़नेस छोटे छोटे लोग भी काफ़ी बिज़नेस करने लगे हैं। पहले वो लिमिटेड लोगों के हाथ में था बिज़नेस। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे कि कारपोरेट वर्क कल्चर कैसा होता है और ये जो एग्रीकल्चर लाइन का वर्क कल्चर कैसा होता है, क्या डिफरेंस है इसमें और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जोशी जी की, एग्रीकल्चर मार्केट बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं दूसरे सेक्टर की बात करता हूं तो करीब 70-80% बिजनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है, 20-30% बिजनेस हर जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो हमारा एंड यूज़र है फार्मर, वो नहीं चाहता कि बिज़नेस को हम पक्के में करें। हमको पक्के बिल की ज़रूरत ही नहीं, हम उसको क्या करेंगे, जीएसटी कैसे क्लेम करेंगे। तो एक वो भी बहुत बड़ा रीज़न है उसके लिए अनऑर्गेनाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिन्स कम है, प्राइसिंग का बाहर है, प्राइसिंग कंपटीशन होने के कारण लोग जो है, बहुत सारे लोग रूरल में स्पेशली देखा जाए तो कच्चे का काम करना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसके कारण से क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। तो जब तक हम इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर का परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, जब तक इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी उसके अंदर। मैं एक चीज़ और आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में, खासकर कोरोना के बाद में एक वर्क कल्चर नया आया है बाज़ार में कि अब पहले 4-4, 6-6 सेल्स के बंदे रखे जाते थे जो टूर करते थे, अब सिर्फ 1 या 2 रखते हैं और उसकी जगह पर टेली मार्केटिंग टाइप एक वर्किंग चालू हो गया है, जिससे कि आपका कम से कम वो एक्सपेंस जो टूर एक्सपेंस है वो पूरा बचे। तो क्या देखते हैं आप इस बारे में? जोशी जी, देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी बात सही है, लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं कि भाई, क्योंकि जब बंदा टूर पे जाता है तो सैलरी के अलावा उसका उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है ट्रैवलिंग का होता है। तो लोगों ने उसको कम करने के लिए जो है टेली कॉलिंग रखा है। ठीक है, टेली कॉलिंग में अप टू सम एक्सटेंड जो है, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कुछ डीलर से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो एक पर्सनल 1-to-1 रेपो की बात होती है कि जहाँ पर जाके कि वो कस्टमर सेल्समैन जाके डीलर से बात करके उसके ऊपर बोल के कि अपना दिखा के रिलेशन बना के बिजनेस का, वो तो सेल्स टीम ही लेके आ पाएगी, वो टेली कॉलिंग लेके नहीं आ पाएगा। टेली कॉलिंग में अगर आप फॉर एग्जाम्पल मार्केट जा रहे हैं तो आप 100 लोगों से बिजनेस कर रहे हैं, टेली कॉलिंग में आप 10 लोगों से ही कर पाएंगे, वो 100 लोगों से नहीं। और वो उस रिलेशन पे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंदे को ये होता है कि भी ठीक है, बंदा आ रहा है, रेगुलर रिलेशन है कि भी प्रोडक्ट का अपडेट जाता रहता है, मिलते रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस होता है, स्टेटमेंट लेके जाता है, समझाता है, बताता है, नई स्कीम्स बताता है, जो कि टेली कॉलिंग के माध्यम से हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है उसके अंदर। नहीं, पर उसका एक रीज़न और भी है सर जी। एक तो ये भी है कि जैसे क्या होता है, तो छन्नी लग गई, तो आपके 2 लड़कों से आपको काम करवाना है, तो आपके पास मालूम है कि आपको 100 के 100 लोगों से नहीं मिलना है, इन 20 लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, उनसे मिलना। एक रीज़न ये है। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है, सब बोलते हैं बेरोजगारी की, कि मैं जो देख रहा हूँ ऐसा एक दिन नहीं होता है जब 1 या 2 कॉल मेरे को इस बात की नहीं है कि जोशी जी आपका बहुत अच्छा परिचय क्षेत्र है तो मुझे सेल्स का बंदा चाहिए, सेल्स का बंदा। आप भी बोलते हो जी। ऐसे ही ड्यूक से भी फ़ोन आता है, ऐसे ही इंडियन से भी। तो ये भी एक रीज़न नहीं है कि बंदे मिल नहीं रहे? सर देखिए, क्या है आज की डेट में, क्या है बाकी सेक्टर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी आई है, आप समझना। तो आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल मॉल्स हैं, या फिर स्विगी ले लीजिए, आप जोमेटो ले लीजिए, तो यहाँ पर लड़कों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है, या बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, पहले इस तरह के ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड जॉब्स के ऑप्शन हुआ करते थे। आज की डेट में छोटी छोटी जगह में भी ये ऑप्शन आ गए हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बहुत खुल गई है। तो बहुत ऑप्शन होने के कारण जो है लड़के थोड़ा सा उनको, और नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है,
कि 30-40 हज़ार तक के जो बंदे होते हैं ना, मतलब जो सैलरी वाले बंदे होते हैं, वो उनको इतने जॉब अवेलेबल होते हैं कि उनको मतलब जो है वो किसी की मतलब नहीं करते। वो अगर नहीं है तो उस कारण का वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है नहीं मिलने का, जॉब नहीं मिलने का। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज है, ट्रैवलिंग करना पड़ते हैं, इतने ज़्यादा टीए नहीं है, तो लोग अवॉइड करते हैं, तो इसलिए इतने आसानी से लड़के नहीं मिलते एग्रीकल्चर के फील्ड में। सर थोड़ा आपके किताब के बारे में पूछूंगा मैं, क्योंकि ये किताब जो है आपने इनॉग्रेशन के लिए आप गए थे, मेरे को याद है, हाँ पुस्तक मिलेगी हाँ, दिल्ली जी का जी जो हाँ, दिल्ली की जो प्रगति मैदान में प्रगति जो, मैदान हाँ में जी लगता जी है। जी जी। तो 7 स्ट्रेटेजीज हैं इसके अंदर, तो 1-2 स्ट्रेटेजीज तो कम से कम बताइए आप। बेसिकली इसमें वही जो एक तो स्ट्रेटेजी डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है कि ये डेटा को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किस तरह से छोटे छोटे जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने उसके 2-3 पॉइंट आपको अपने कन्वर्सेशन के बीच में बता दिए हैं। जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप का आप सही यूज़ कैसे करें। अब लोग व्हाट्सअप को केवल मैसेज भेजने लाने के लिए करते हैं, उसमें बहुत सारा, जैसे व्हाट्सअप बिजनेस है, फ्री है, आप उसको एज ए बिज़नेस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत सारे कस्टमर आप ला के लेके आ सकते हैं। तो उसी के बारे में स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है, और जब भी आप हम अलग से मिलेंगे तो आपको पूरा डिटेल में जो भी है हम समझाएंगे उसके अंदर कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है जिसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं बेसिकली। थोड़ा आपका इंटरेस्ट बताइए कि जैसे शौक होता है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो है, वैसे मेरे को मालूम है आपका शौक ही बिजनेस है, पर फिर भी। सर मेरा जोशी जी, मेरा शौक है टेक्नोलॉजी को सीखना, और अभी जैसे नया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है, और कुछ ना कुछ नया नया मैं सीखता रहता हूँ। और मैं उसमें भी कोशिश है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर मेरे डीलर्स भी कुछ सीखना चाहे, क्योंकि आगे आने वाला समय उसी का है। अभी बहुत सारी कंपनियों, जैसे अगर आप देखा जाए तो जिस तरह से अभी कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ये सब चीज़ें जो है एआई मतलब ख़त्म कर देगी आगे आने वाले समय में, और कर रही है, काफ़ी इम्पैक्ट कर दिया है। तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे जो डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, चैनल पार्टनर हैं, वो भी इसको सीखें, इसको यूज़ करें अपनी रियल लाइफ में, जिससे उनकी लाइफ भी आसान होगी, टाइम भी बचेगा और बिज़नेस भी बढ़ेगा। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट है। उसके अलावा मेरे को क्रिकेट खेलना और देखना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग खेलते हैं आप? अभी बंद कर दिया, पिछले जब से मतलब मान के चलिए कि पिछले 8-10 सालों से बंद है। अगर उसके पहले तो मतलब अगर क्रिकेट अगर चल रहा है तो अपने आप को रोक नहीं सकते थे, मैच अगर आ रहा है तो देखना ही देखना है। और ट्रैवलिंग पसंद है मेरे को, नई नई जगह घूमना देखना वो पसंद है मेरे को बेसिकली, ये मेरे मतलब मेजर इंटरेस्ट है। और इंदौर है तो फूडी। हाँ डेफिनेटली, इंदौर है, फूडी है, फूडी तो ठीक है, चलता रहता है थोड़ा थोड़ा बहुत। क्योंकि इंदौर में यदि कोई रहे हाँ। और वो फूड से मतलब फूडी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ नहीं, वो तो देखिए फूडी है, लेकिन अब ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंदौर में तो जो हमारे बाहर से जब गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो उनको लेके जाते हैं फूडी, तो वो मतलब वो बहुत अच्छा लाइक करते हैं इंदौर में कि बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छे तरह तरह के फूड्स हैं। और आप तो मार्केटिंग में कंपनी से भी रहे, और आप खुद भी आपके हिसाब से जाते ही होंगे डीलर से मिलने के लिए। तो दोनों में क्या अंतर अभी आप मतलब, क्योंकि बहुत मज़ेदार किस्से उस समय भी होते होंगे और अभी भी होते होंगे, लेकिन तब एक अलग नज़रिया रहता है, अभी एक अलग नज़रिया है। कोई मज़ेदार किस्सा हो जाता है ना कि मैं डीलर के यहाँ गया, ऐसा ऐसा हुआ? देखिए नॉर्मली डीलर को जब हम बताते हैं, जैसे जाते हैं, जैसे भी कुछ चीज़ें बताते हैं, तो डीलर का एकदम उसकी आंखें खुल जाती है, बोला सर ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी कर सकते हैं सर, आज तक हमको आप किसी ने गाइड ही नहीं किया इसके बारे में, आपने जो बताया है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली। और लोगों के फीडबैक भी आते हैं कि नहीं सर आपने जो बताया था मैंने इंप्लीमेंट किया, उससे मेरी सेल में बहुत फ़र्क आ गया। तो जब ये चीज़ें हम रखते हैं सामने, जैसे फॉर एग्जांपल हम जाते हैं नॉर्मली बात करते हैं किसी भी नए डीलर से, तो इतना रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन हम जैसी बात करते हैं 2-3 चीज़ें, बोला ठीक है सर आप मेरे से बिज़नेस करना है मत करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, हो सकता है अगर आप इसको यूज़ करें तो आपका फ़ायदा हो जाए। तो जब डीलर सुनना चालू करता है तो उसको लगता है कि नहीं मैंने यहाँ से बिज़नेस नहीं करके गलती की, तो वो डेफिनेटली फिर कॉल करता है, जुड़ता है, बिज़नेस करता है साथ में सर। तो ये एक बेनिफिट है उसका। सर आखिरी में मैं आपसे हमारे इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपके जैसे व्यक्ति इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में कुछ बताए तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको देखा कि आपको डेटा का, क्योंकि मेरी जब आपसे पहली बार मीट हुई तो आपको समझ थी कि हाँ ये किताब का क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी सब तो विज्ञापन इसलिए देते हैं कि सब दे रहे हैं इसलिए अपने को देना है। बाकी जो डेटा का यूज़ कुछ लोगों ने किया और बहुत बढ़ गया आगे। मतलब जबलपुर में कुछ पार्टियां ऐसी थी, बोले हमने फोटो खींच के लैपटॉप में रखे हुए हैं आपकी किताब के, और लैपटॉप खोल के बस मैं देखता हूँ कि अपने को यहाँ जाना है तो इससे मिलना है, इससे मिलना है, तो बोले आपकी पूरी किताब कॉपी कर करके हमने फोटो खींच के रखे हुए हैं। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में बताइए कि आपको किस तरीके से इसने हेल्प किया, और हमको अभी और इम्प्रूवमेंट क्या लाना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत बड़ी किताब ला रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि
आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक इंडिया मार्ट है, तो उसमें जो है आपके पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ये प्लेटफॉर्म देता है कि आपके पास सारे डीलर्स का, सारे मैन्युफैक्चरर का, सारी कंपनीज़ का डेटा एक जगह अवेलेबल हो जाता है। आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता। आपको कोई भी चीज़ अगर एज ए सेलर अगर उसको कहते हैं माल बेचना है तो उसके लिए जो है डीलर्स का डेटा अवेलेबल है। एज ए डीलर जिसको परचेज़ करना है उसके लिए मैन्युफैक्चरर का डेटा अवेलेबल है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बुक्स केवल ऐड के लिए नहीं है, बुक्स के में जो डेटा है उसको भी यूज़ करना चाहिए और अपने बिज़नेस को बढ़ाने में उस डेटा का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जो है जो इवेंट्स वगैरह करता है अपना इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, अभी लास्ट ईयर छोटे छोटी जगह में छिंदवाड़ा में, बैतूल में, इटारसी में जो है एक्टिविटी हुई, उसमें जो है डीलर और मैन्युफैक्चरर को एक छोटी सी जगह में लाके सबसे मिलाना। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप ट्रैवल करने में आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करने में 10 से 15 दिन लग जाएगा। वहाँ पर आपको एक ही दिन में सारे डीलर्स, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं। तो इवन अपने मैकेनिक्स और प्लम्बर तक बुला लिए। यस, तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और डेफिनेटली पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, एनर्जी भी सेव होती है और बिजनेस बढ़ता है उस सब चीज़ों से करना। नहीं, आपने जो बताया हमें कि बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, तो वो हमको आगे भी करना है। पर चूंकि ये डायरेक्टली पिछले 5-6 सालों से नहीं आई थी और नया डेटा का इम्पोर्टेंस हमको तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत 25 साल दिए सर इसको। तो अभी नए डायरेक्टरी के लिए इतने फ़ोन थे तो हम उस पर मेहनत कर रहे हैं और ये आखिरी हमारी प्रिंटेड डायरेक्टरी होगी और लगभग 15,000 पते इकट्ठे कर रहे हैं हम 4 स्टेट्स के। तो हो सकता है उस किताब के जो वितरण के समय अपन फिर वही वाला प्रोसेस चालू करें जो मैंने बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर में किया, ताकि अपने को एक बहाना भी हो, बुक्स भी हो और वो सबका गेट टुगेदर भी हो जाए और आप लोगों को वो फ़ायदा मिले। तो सर आज आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जानते होंगे अपना MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, उसके लगभग 8,000-6,000 व्यापारी अपने से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो उनको कोई संदेश देना चाहते हो या उनको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं उनको। मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा कि दोस्तों कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में हर बिज़नेसमैन की एक इच्छा होती है कि अपना बिज़नेस को ग्रो करें, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप बिज़नेस में टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं। तो क्योंकि आगे आने वाला समय जो है बहुत डिफरेंट होने वाला है, जो भी करंट समय चल रहा है। AI ऑलरेडी आ चुका है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का जहाँ जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते करें, उससे डरे नहीं, उससे घबराए नहीं। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आपसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला।